अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज की वीडियो पे थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि आज जिन बातों पे मैं बात करूँगा, जिन कंडीशंस के ऊपर बात करूँगा, उसका थोड़ा सा आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी हिस्ट्री की बात करेंगे, थोड़ी पास्ट की बात करेंगे, थोड़ा फ्यूचर की बात करेंगे, थोड़ा प्रेजेंट की बात करेंगे। चीज़ें को समझना थोड़ा सा गौर से देखिएगा और ज़रूर सवाल कीजिएगा, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा वीडियो से रिलेटेड। आप जब वीडियो से रिलेटेड सवाल नहीं करते तो फिर जवाब देने को दिल भी नहीं करता। तो आप वीडियो से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड ज़रूर कीजिएगा। आज का टॉपिक थोड़ा सा अहम है। अभी जो आपने देखा हाल में कल रात से जो हो रहा है, और हमारी बेइज्जती का आलम भी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसी के ऊपर बात करूंगा। मैं बात करूंगा थोड़ा सा हज़रत नूह की बात करूंगा। हज़रत नूह की कश्ती के बारे में भी बात करेंगे, हज़रत नूह की कौम के बारे में भी बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा इंडिया के बारे में भी बात करेंगे। हमारे इलेक्शन जो हो चुके हैं और इंडिया में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। हज़रत नूह की कौम जो थी, उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, एक तो वो बुत परस्ती, और वो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा है बुत परस्ती। वो दरबारों के नाम पर, वो मज़ारों के नाम के ऊपर, वो कहते हैं वो खड़े बुत की पूजा करते हैं, हम लेटे हुए बुत की पूजा करते हैं। इस तरह की स्टोरी बेशुमार से हैं। हज़रत नूह की कौम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। फिर दूसरा, उनकी कौम की सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि जो उनके कौम के बड़े लोग हुआ करते थे, वो कहते थे कि तुम जिन लोगों के साथ बैठते हो, हज़रत नूह को कहा करते थे, आप जिन लोगों के साथ बैठते हो ना, इनके साथ तो हम बैठना भी पसंद नहीं करते, तुम इनको हटाओ तो हम तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। तो वो उन लोगों को नस्ली तौर पर, ये वाहिद कौम थी जो नस्ली तौर के ऊपर छूत छात की बीमारी थी, यानी कि इन्हें शूद्र जिसे कहते थे, कि नस्ली तौर के ऊपर एक कमज़ोर कौम, एक दलित भी जिसे कहते थे, जिसे कमज़ोर कौम, एक अछूत कौम, एक बिल्कुल माशरे से गिरी हुई कौम जिसे कहना, उसको वो समझते हैं कि तुम्हारे पास तो वो लोग बैठते हैं, हम तुम्हारी बात कैसे सुनें। ये उनकी कौम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, आज बात करें इलेक्शन की भी बात करें, पाकिस्तान की भी बात करें, हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, हमारे जो ताकतवर लोग हैं, हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारे जो मेंबरान हैं, वो और जो स्टैब्लिशमेंट है, वो बिल्कुल अपने आप को क्लास ही समझती है कि हम एक बिल्कुल अलग क्लास, ब्राह्मण क्लास है, और आवाम की नज़र में हम उनकी नज़र में शूदर हैं, नीच हैं, नीच कौम है। इसी नीच कौम के लिए उसने आवाज उठाई थी। वो जेल में है। अच्छा, जेल में हम सब भी हैं, आप भी हैं और मैं भी हैं, और ये जो हमारे बैठे हुए हैं, जेल में सब ही हैं, अपनी अपनी मकदार में, अपनी अपनी जगह पे वो फंसे पड़े हैं। वो एक जेल ही है, लेकिन जेल जिस तरह वो काट रहा है, बड़ी बात है ये। हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमें शूदर ही समझती रही। वो कहता रहा कि इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करवा दो, बिल आखिर एक टाइम में आगे आके इलेक्शन करवा दिए गए। हालांकि वो सोचता रहा कि पाकिस्तान में कानून है इलेक्शन के, अगर हम सबली तोड़ेंगे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। तो वो चीज़ें तो वहाँ पे होती है ना जहाँ कोई कानून हो या लॉ हो, तो वो लेकिन उनको वहम था कि ऐसा कुछ है, लेकिन ख़त्म हो गया, इलेक्शन नहीं हुए। फिर इलेक्शन हुए, उसे पूरा यकीन था कि कौम मेरे साथ है, मुझे वो वोट देगी। वो हुआ भी साबित। लेकिन ताकतवरों को पूरा यकीन था कि बेशक कौम उनके साथ हो, हुकूमत वही आएगी जो हम लाएंगे। उसकी वजह और सोर्स क्या है वो मैं आपको
آپ کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا, میرے دل میں کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا, آپ کے پڑوس والے کو دل میں کیا چل رہا ہے آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا. تو یہ کوئی سورس نہیں پتا چلتا. اور ہم جسے آج کل سوشل میڈیا جسے کہتے ہیں, یہ بھی کوئی سورس نہیں ہے. جیسے یوٹیوب ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, جسے ہم بہت بڑا سوشل نیٹ ورک سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح ہوگا تو بہت ہوگا. ایسا نہیں ہے. اسے الگورتھم کہا جاتا ہے. اب یوٹیوب میں فرض کر لیں میں اگر پی ٹی آئی کی طرف ہوں تو میں پی ٹی آئی کی پوسٹ کو دیکھ رہا ہوں تو میرے سامنے جتنی بھی پوسٹ آئے گی وہ سب پی ٹی آئی کی آئیں گے, تو مجھے لگے گا یار پی ٹی آئی جو ہے وہ چھا رہی ہے. اسی طرح میری ٹیم کے دوسرے بندے ہیں وہ نون لیگ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے نون لیگ کی ساری آتے رہیں گے, چاہے وہ یوٹیوب ہو, چاہے وہ ٹویٹر ہو, چاہے وہ یوٹیوب فیس بک ہو. اسی طرح دوسرا پیپل پارٹی کو دیکھ رہے تو ان کی نظر کے سامنے وہی چیز, کیونکہ وہ الگورتھم ہے, انہیں کوئی بندہ تو چلا نہیں رہا, وہ کمپیوٹر کے ساتھ ہے, وہی چیزیں دکھائیں گی جو آپ کو ہے. تو یہ کوئی سورس نہیں ہوتا کہیں صحیح انفارمیشن دینے کا. صحیح انفارمیشن صحیح چیزوں کے اوپر, نفس کے اوپر ہاتھ حکومت کا ہی ہوتا ہے. انہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, کس طرح کا. دیکھ لیں انہیں پتہ چلا کہ عوام نے بے شمار ووٹ دیا لیکن ان کے پاس سورس تھی اور روپیہ تھا, کیونکہ حکومت کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے نا, اس پیسے سے سارا کچھ کھیل ہوا. وہ آپ کے سامنے ہوا, چاہے وہ سینٹ کے الیکشن میں ہوا یا کدھر بھی ہوا, آپ کے سامنے ہوا, سارا کچھ ہوا, یہ آپ کے سامنے ہوا. ان کے پاس طاقت تھی, سورس تھی, عوام نے جو مرضی لیا, لیکن اسے یقین تھا کہ عوام مجھے ووٹ دے گی, انہیں یقین تھا کہ ہم اپنا سسٹم لیں گے. لیکن یہ اپنا سسٹم لے تو آئے, سب کچھ کر لیا, لیکن سٹیبلٹی لانا یہ ان کے بس میں نہیں تھا, یہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. وہ سٹیبلٹی نہیں آ رہی, حالات ان کے فیور میں نہیں ہیں, وہ سٹیبل لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سٹیبل نہیں ہو پا رہے. بے شک گورنمنٹ ہے, سب کچھ ہے, اس نظام کو جو 75-76 سال سے چل رہا ہے, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام گرتا ہوا آپ کو دکھے گا اور نظر بھی آئے گا, کیونکہ وہ سارا کچھ تو کر لیا انہوں نے, حکومت بھی لے آئے, سارا کچھ کر لیا. اب تو یہاں تک ہو گیا کہ اسمبلی میں جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ جو ٹی وی والے یا یوٹیوبر جو ہے کمنٹس کرتے تھے, اب تو اس پہ بھی پابندی لگی. جہاں پر آپ کو بولنے کا رائٹ ہے وہاں پہ بھی نہیں آپ بول سکتے. تو لانے والے جو حکومت میں تھے, جو پاور تھے, وہ تو لے کر تو آ گئے, لیکن اسٹیبلٹی لانا, ایک سکون لانا, وہ ان کی بس کی بات نہیں ہے, وہ ان کے ہاتھ کی نہیں ہے, اور نہ ہی یہ لا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ آئے گا. یہ تو اب انہیں ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا کہ ہمیں اب جانا ہی پڑے گا. وہ آج نہیں تو 2026 کی خبریں. تو میں بہت پہلے آپ کو, کہ دنیا میں بہت بڑا ڈیزاسٹر جو ہے وہ 2026 میں ہے, جو بہت پہلے سے میں کہتا ہوں, بہت بڑا ڈیزاسٹر, خاص طور پر مسلمس کے لیے تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. باقی دنیا کو جانے نہ جانے, ایک چیز مسلمس کو, ایمان والوں کو ضرور جاننی چاہیے تھی. اچھا پتہ ہے دنیا میں پارٹی صرف 2 ہی ہیں, پوری دنیا میں پارٹی صرف 2 ہی ہیں, اور تیسری کوئی پارٹی نہیں. وہ آپ دیکھتے ہو مختلف کنٹری میں کہیں باشدازم ہے, کہیں جمہوریت ہے, کہیں ڈیموکریسی ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں اسٹیبلشمنٹ ہے, سب کچھ, لیکن وہ کس کے انڈر یہ سب لوگ چل رہے ہیں؟ وہ ایک ہی ہے صرف. پوری دنیا کے جتنا بھی سسٹم ہے نا اس کو چلائے ایک ہی رہے, اور وہ کبھی دکھا بھی نہیں آپ کو, اور نہ کبھی دکھیں گے وہ آپ کو. پوری دنیا, چاہے وہ امریکہ جیسا کہ لوگ ملک بھی نہ ہوں, پارٹی صرف 2 ہی ہیں, ایک اللہ کی پارٹی اور ایک شیطان کی پارٹی. تیسری پارٹی کا نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. یہ تو آپ نے بنایا ہوا نا, وہ جو بھی 10 پارٹی مل جائیں, 10-12 پارٹیاں مل جائیں, وہ چلنے تو اسی ایک پارٹی کا ہی ہے. یہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آگے جو ٹائم آنے والا ہے نا, اس کا جو ہمارے یہاں طاقتور لوگ ہیں اور انڈیا میں جو سمجھ رہے تھے, وہ بڑی ہوپ لگا کے بیٹھے ہوئے اب انڈیا میں کہ جب جو موجودہ پارٹی تھی وہ امید لگا کے بیٹھی تھی کہ ہمیں 400 سیٹس ملیں گی. اس امید سے تو خیر وہ کم ہوا, ایسا تو نہیں ہوا. وہاں پر 400 تو مشکل ہے. وہاں پہ مسلمانوں کو جو بڑی مایوسی تھی, اپوزیشن میں جو بڑی مایوسی تھی, وہ تھوڑا سا ان کو حوصلہ بڑھنا شروع ہو گیا کہ لو بھائی 400 کا فگر تو نہیں ملے گا, بھی 350 کا فگر بھی نہیں ملے گا,
भाई 300 का फिगर भी नहीं मिलेगा। ये एक थोड़ा सा ना एक उम्मीद वहाँ पे जागरण उनके ना अंदर शुरू हुई वहाँ पर। चले फर्ज कर लो 250 मिलती है, 250 से ऊपर मिलते हैं, फिर भी एक लार्जेस्ट पार्टी वो रहेगी। हुकूमत में वो तो सब कुछ अब कर लेते हैं, अब सबको लेकर आ गए आ जाओ जी, क्योंकि उनका अकेला एक विजन था कि अकेले हम आएंगे तो जो हमने काम कर रहे हैं वो हम कर लेंगे। मैंने कहा था थोड़ा डिले, 24 के बाद इंडिया का ये आखिरी इलेक्शन होगा, बहुत पहले से मैं कहता आ रहा हूँ। 260 भी ले गए ना, वो मेजोरिटी में आ गए, तब भी वहाँ पे सबका बेड़ा पहुँचेगा। ये झूठी हॉप लगा के बैठे हुए ना, जिस तरह हमारे यहाँ ताकतवर लोग एस्टेब्लिशमेंट जो हमें शूदर अछूत समझते हैं, वो समझ रहे कि हम ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सिस्टम ने तो तबाह होना है, और अल्लाह की पार्टी और शैतान की पार्टी की जंग तो चल रही है और वो चलती रहेगी, क्योंकि दुनिया में एक बड़ा डिज़ास्टर जो है 2026 में नजर आएगा आपको। दुनिया का यूं होती हुई नजर आएगी आपको, जो आज बहुत ताकतवर है 2026 में आपको नजर नहीं आएंगे, जो आज बहुत कमज़ोर हैं 2026 में बहुत ज़्यादा ताकतवर। हाँ, मुसलमानों दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी खुदड़े में घुस जाए, जो नाम के मुसलमान हैं, जो ईमान वाले हैं, वो तो जहाँ मर्जी रहें, उन्हें कोई छू के भी नहीं गुजर सकता। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ा जो सैलाब था वो हज़रत नूह का कहलाया। आज जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी है, आज भी अगर तूफ़ान बहुत ज़्यादा लहरें उठ जाए, समुद्र में तूफान आ जाए, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो कश्तियाँ ना वो डूब जाती हैं। गारंटी तो होती कि नहीं, लेकिन 99% होता कि यार पॉसिबिलिटी कि डूब ही जाए। ये भी है, इतना कुछ करने के बावजूद। तो दुनिया का सबसे बड़ा सैलाब आया था ना, हज़रत नूह का था, और कश्ती जो है हमारी वही आएगी और तुमने इसको बनाना है। ना वो डूबी ना वो लड़खड़ाई, इससे बड़ा तूफान तो आज तक नहीं आया। इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दौर में भी सब कुछ, ये सारा कुछ हो गया। तो जो ईमान वाले हैं उन्होंने ही बचना है, क्योंकि उस कश्ती में चंद लोग सवार थे सिर्फ। अल्लाह अगर चाहता तो चंद लोगों को एक साइड पे लगा के बाकी पूरे लोगों को डुबो देता, लेकिन अल्लाह से करता नहीं, क्योंकि वो जो भी कुछ करता है वो सिस्टम के तहत और लॉ के तहत और कानून के तहत करता है। वो कश्ती बना के दिखा दी, उससे पहले कश्ती कभी बनी नहीं थी। तो आज हम जिस कश्ती में बैठे हुए हैं वो कश्ती भी डूबने वाली है। बस यहाँ यकीन बस है, एक यकीन की ताकत है जो आपको यहाँ तक लेकर आ गई है। अब ये यकीन कितना पक्का है ये आप नहीं बताना है। इस टॉपिक को जारी रखेंगे, बड़ा लंबा टॉपिक है, कंटिन्यू रखेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।